हमने इससे पहले प्री क्लासिकल स्कूल, क्लासिकल स्कूल, नियो क्लासिकल स्कूल और पॉजिटिविस्ट स्कूल के बारे में पढ़ा। प्री क्लासिकल स्कूल कहता है कि एक इंडिविजुअल अपनी मर्जी से क्राइम नहीं करता, बल्कि कुछ सुपर नेचुरल पावर्स होती है जो उसको फोर्स करती हैं कि वो क्राइम कमिट करे। फिर आते हैं क्लासिकल स्कूल के बारे में। क्लासिकल स्कूल कहता है कि एक इंडिविजुअल अपनी फ्री विल से क्राइम कमिट करता है, यानी कि उसके पास रैशनल चॉइस होती है कि वो क्राइम कमिट करे या क्राइम नहीं कमिट करे, या उसकी खुद की पर्सनल चॉइस होती है। फिर आते हैं नियो क्लासिकल स्कूल के बारे में। नियो क्लासिकल स्कूल भी यही कहता है कि एक इंडिविजुअल अपने फ्री विल से ही क्राइम कमिट करता है, बट यहाँ पे पनिशमेंट के लिए थोड़ी एग्जेम्पशन दे रखी है कैटेगरी वाइज, जैसे कि वुमेन, चाइल्ड और मेंटली इल जो होते हैं उनको थोड़ी एग्जेम्पशन दे रखा है पनिशमेंट के अंदर। फिर हम बात करते हैं पॉजिटिविस्ट स्कूल की। पॉजिटिविस्ट स्कूल कहता है कि कोई भी एक इंडिविजुअल की बॉडी स्ट्रक्चर को ही देखकर हम बता सकते हैं कि ये इंडिविजुअल क्रिमिनल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो क्रिमिनल होंगे उनके बाल घुंघराले होंगे, प्रोट्रूडिंग जॉज होंगे, ब्रॉड आई ब्रोज होंगी, इस तरीके की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ही उन्होंने बात करी पॉजिटिविस्ट स्कूल में। अब बात करते हैं शिकागो स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी की, जो कि बात करता है कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सोसाइटी में ही ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं और ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक इंडिविजुअल को कि वो क्राइम कमिट करे। हाय, माय नेम इज स्वीटी परवीन एंड यू आर वाचिंग क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। शिकागो स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी को इकोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी कहा जाता है। इकोलॉजी से आप समझते हैं कि यहाँ पर जो क्राइम और डेलिंक्वेंसी का जो एक्सप्लेनेशन है वो इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से दिया गया है, यानी कि एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से दिया गया। ये स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी क्यों आया था? क्योंकि लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी में शिकागो सिटी में बहुत ज्यादा केओस और क्राइम बढ़ने लगा था। 19th सेंचुरी में हमने देखा कि शिकागो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी था यूएस हिस्ट्री का। सेंसस ये बताती है कि अर्ली 18th सेंचुरी में अगर शिकागो की पॉपुलेशन 5000 है तो वो 19th सेंचुरी तक आते आते 2 मिलियन हो गई, यानी कि एक मैसिव रेट ऑफ ग्रोथ देखने को मिल रहा था हमें, जो कि बाकी यूएस सिटीज के जो बड़े बड़े सिटीज हैं उनसे काफी ज्यादा शिकागो ने ग्रो करी है। मिड 18th सेंचुरी की बात करें कि लार्ज यूएस सिटीज के पास कोई फॉर्मल सोशल एजेंसीज नहीं थी अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। ना ही सोशल वर्कर्स थे, ना ही बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स थे, ना ही गार्बेज कलेक्टर्स थे और ना ही पुलिस ऑफिसर्स थे। इसलिए कम्युनिटी को खुद ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती थी, इंक्लूडिंग क्राइम और डेलिंक्वेंसी रिलेटेड फैक्टर्स को भी। लेट 18th सेंचुरी में शिकागो में ऐसे बहुत सारे सिटीजन्स का एक ग्रुप बन गया जिनकी ना तो कॉमन लैंग्वेज थी और ना ही जो कल्चरल वैल्यूज सेम शेयर करते थे। इसलिए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया कि जो सिटीजन है वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करके कम्युनिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो अपने एक दूसरे की बात ही एक दूसरे को नहीं समझा पाते थे, और यही वो केओस है जिसके बारे में डरकाइम ने जिक्र किया था कि जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो नॉर्मलेसनेस और केओस का स्टेट आएगा। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल मैनिफेस्टेशन ये था कि सोशल कंट्रोल एकदम ब्रेक डाउन हो गया। इतना ज्यादा वहां पर सोशल ब्रेक डाउन हो गया कि वहां पर बच्चे भी गैंग्स बनाकर रहने लगे। उस टाइम पर शिकागो के लोगों ने सोचा कि हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, और यही एक रीजन है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी का इम्पोर्टेंस, जो कि अर्ली 19th सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है। अब शिकागो जो है एक सोशियोलॉजिकल रिसर्चर्स के लिए एक लेबोरेटरी की तरह काम करने लगा, और सोशल रिसर्चर्स ने शिकागो स्टडी को पढ़ने के बाद काफी सारे क्राइम मॉडल्स दिए क्राइम को एक्सप्लेन करने के लिए। जो पहला रेलेवेंट मॉडल दिया वो दिया रॉबर्ट ई पर्क ने, जिन्होंने बताया कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी पर काम करता है। इकोलॉजी का मतलब होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स अपने एनवायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो इकोलॉजी के डेफिनेशन में हमें देखने को मिलता है। डार्विनियन थ्योरी को ही अप्लाई करके पार्क ने प्रपोज किया कि जो सिटीज की ग्रोथ है वो एक नेचुरल पैटर्न फॉलो करती है और नेचुरली ही इवॉल्व हो रही है। पार्क ने इकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ सिम्बायोसिस को यूज किया ये समझाने के लिए कि कैसे एक सिटीजन को दूसरे सिटीजन की जरूरत पड़ती है एक एनवायरनमेंट में रहने के लिए, और जब वो एक साथ मिलते हैं तभी वो एक बेहतर काम कर सकते हैं। एक सोसाइटी बनाने के लिए लोगों को एक दूसरे से बात करना और समझना बहुत जरूरी है। पार्क ने ये कहा हर सिटी में आपको ऐसे क्लस्टर्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे जो सेम ही कल्चर फॉलो करने वाले, सेम ही लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का आपको क्लस्टर दिखेगा। पार्क ने इकोलॉजिकल प्रिंसिपल को अप्लाई किया सोसाइटी के ऊपर। पार्क का कहना था कि जो सोसाइटी ऑलरेडी बसी बसाई है उसको जब कोई इन्वेड कर लेता है तो ये जो बसी बसाई सोसाइटी है या तो इसको रीलोकेट करना पड़ता है या फिर ये खत्म हो जाती है, और उसे सिंपल भाषा में अगर समझे जिसे अर्बन स्प्राउल कहते हैं। तो जब पार्क ने इस इकोलॉजी के थ्योरी को
डेवलप किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बिजनेस थे, फैक्ट्रीज थी, ये क्या कर रही हैं, ट्रेडिशनली रेजिडेंशियल एरियाज जो थे शिकागो के, उसको इन्वेड कर रही है। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि जो ऑलरेडी बसी बसाई कॉलोनीज थे, जैसे रेजिडेंशियल एरियाज थे शिकागो के, जब इसको ओवरकम किया बिजनेस और फैक्ट्रीज ने, तो ये जो ऑलरेडी जो रेजिडेंशियल एरियाज थे, या तो इसको अब हटना पड़ेगा या फिर इसको एलिमिनेट होना पड़ेगा वहां से। तो इस तरीके की वजह से क्या हुआ, जो इनफॉर्मल कंट्रोल होता है नेबरहुड नेटवर्क्स का, एक फैमिली टाई बनता है जब आप एक रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं, तो वो टाई जो है वो बिजनेस एरिया में नहीं बन पाता। इस तरीके का जब डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है तो जो इनफॉर्मल कंट्रोल होता है किसी भी नेबरहुड का, वो बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो जाता है और तब चांसेस होते हैं कि क्राइम ज्यादा हो। पार्क ने इसी थ्योरी को प्रेजेंट किया कि ऐसे एरियाज जहाँ पे फैक्ट्रीज और बिजनेसेस थे, उसके वहां से बहुत ज्यादा धुआं निकलने की वजह से जो आसपास के जो एरिया थे, या तो वो रीलोकेट कर गए या फिर वो कंप्लीटली वहां से हट ही गए। पार्क का आइडिया और वैलिड जब हुआ जब अर्नस्ट बर्गस ने अपने एक मॉडल के साथ पार्क के ही आइडिया को कंफर्म किया। बर्गस के अकॉर्डिंग जो सिटी ग्रोथ है वो हम एजिस पर तो देख ही सकते हैं, इसके अलावा हम इनसाइड से आउटवर्ड की तरफ भी देख सकते हैं। जो इनर सोसाइटी जो है, जब वो उसकी ग्रोथ होती है तो वो बाहर के एडजेसेंट जोन्स में प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से जो एडजेसेंट जोन्स हैं वो थोड़ा थोड़ा अपने आप को खत्म करने लगती है या फिर हटाने लगती है अपने आप को, और इसे ही पार्क ने सक्सेशन कहा था। इस तरीके के डेवलपमेंट को, जहां पर इनर सोसाइटी बाहर के एडजेसेंट जोन्स को प्रेशर डालती है ताकि वो हट जाए, तो उसे हम रेडियल ग्रोथ कहते हैं। पार्क एंड बर्गस ने कंसेंट्रिक जोन की फॉर्म में सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन को समझाया। उन्होंने 5 जोन्स की बात करी। तो सबसे पहले जो इनर मोस्ट सर्कल था, जिसे जोन 1 या फिर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता था, इस एरिया के अंदर लार्ज बिजनेस बिल्डिंग, मॉडर्न स्काई स्क्रैपर्स और बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, इस तरीके के बड़े बड़े बिजनेस और फैक्ट्रीज थी। फिर उसके बाद आते हैं जोन 2 पे। जोन 2 को जोन ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है। यहाँ पर एक ट्रांजिशन हुआ रेजिडेंशियल से इंडस्ट्रियल एरियाज के बीच में। जोन 2 वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था पढ़ने के लिए, क्योंकि जो पार्क ने इन्वेजन, डोमिनेशन, इन सब की बात करी थी, एग्जैक्टली वही सारी चीजें जोन 2 के अंदर देखने को मिलती हैं। अकॉर्डिंग टू बर्गस थ्योरी ऑफ कंसंट्रेशन सर्कल, जोन 3 जो था वो था वर्किंग मैन्स हाउस, यानी यहाँ पर कंपैरेटिवली जोन 2 के बहुत अच्छे घर और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हुआ करती थी। जोन 4 के अंदर हाई प्राइस फैमिली ड्वेलिंग्स थी और ज्यादा एक्सपेंसिव अपार्टमेंट्स है कंपेयर टू जोन 3 के। जोन 5 की बात करें तो ये सब अर्बन और कम्यूटर जोन जिसे कहा जाता था। तो आउटर के जो 3 जोन्स हैं वहां पे बर्गस ने कहा कि वो लेस इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि एक जनरल रूल है, जब एक फैमिली सिटी से बाहर मूव करती जाती है वहां पर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन हमें ज्यादा देखने को मिलता है, और जब हम सिटी की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे बिजनेस और फैक्ट्रीज की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो वहां पे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हमें ज्यादा को देखने को मिलता है। यानी कि वहां पे जो सोशल टाइज है, जो इनफॉर्मल कंट्रोल है, वो चीज हमें बिजनेस एरियाज में देखने को नहीं मिलेगी। तो जोन 2 जिसकी हम बात करते हैं, जोन ऑफ ट्रांजिशन, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है क्राइम को समझने के लिए, और हर एक सोसाइटी इस तरीके के पैटर्न को शो करती ही है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, और इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।